और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को दे, और एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो बिजनेस की ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करे, उस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आईटीए में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स पढ़ी हैं और वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। अब आपके सब्जेक्ट का नाम है फार 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है, और प्रेजेंट करते हुए आपने आईएएस को और आईएफआरएस को फॉलो करना है। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी जहन में रखते हुए बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब चीजें आप सीखोगे अपने इस सब्जेक्ट में। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? समझ रहे हो बेटे? फार 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग के सीए में आपने कैफ लेवल पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने, एक ये फार 1 है और एक आपके पास ग्रुप बी में कौन सा है? फार 2 है। तो इन सब्जेक्ट्स में हम ना सिर्फ बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सीखेंगे, बल्कि उनकी रिपोर्ट राइटिंग भी सीखनी है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाए। अब एक बात याद रखनी है, आईटीए में फॉर्मेट क्या होगा, वर्किंग कैसे करेंगे, ये कंसर्नेबल नहीं होता था। और क्यों? वहां पे आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन था। एमटीक्यू अगर आता भी था तो आपने नोट किया होगा, एमटीक्यू किससे रेलिवेंट आया था आपको आईटीए में? फाइनल अकाउंट से रेलिवेंट आया था। उसका भी फॉर्मेट बना हुआ था या आपको फॉर्मेट बनाना पड़ा था? फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ा होगा, फॉर्मेट दिया हुआ था, आपने जस्ट ब्लैंक्स को फिल करना था। यहां पे इन सब्जेक्ट्स में कोई ऑलरेडी फॉर्मेट्स नहीं बने हुए होंगे, रिपोर्ट राइटिंग सीखनी है। और क्योंकि ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में फॉर्मेट्स क्या होंगे, चीजों को कैसे लेकर चलना है, इनके स्टैंडर्ड्स ने आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट्स दिए हुए और आप बाउंड हो कि आपने उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। जो इंटरनल रिपोर्टिंग के बेटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपका ग्रुप ए में सीएमए का सब्जेक्ट है, वो एक इंटरनल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। वो इंटरनल स्टेक होल्डर को बिजनेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। इंटरनल रिपोर्टिंग के किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कोई आईएफआरएस नहीं होते। वहां पे रिपोर्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इनका रिपोर्ट बनाने का तरीका और होगा, इनका रिपोर्ट बनाने का तरीका होगा, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल और होगा। इंटरनल रिपोर्टिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, इसलिए नॉर्मली स्टूडेंट्स को इंटरनल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट थोड़े से ट्रिकी लगते हैं। और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, आईटीए है, फार 1 है, फार 2 है, क्योंकि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है अंडर आईएएस एंड अंडर आईएफआरएस, तो इसलिए इनके प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपने समझना है, याद करना और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक दफा वो आपके फिंगर टिप्स पे आ गए, बाद में तो आपको यही लगेगा जस्ट वी आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स। ओके हो गया बेटे? ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। मैंने आपके सब्जेक्ट के नेम को इलेबोरेट किया कि ये सब्जेक्ट का नाम हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेपर पैटर्न की तरफ आते। पेपर पैटर्न बेटा इसका ये है कि टोटल फार 1 के पेपर में 9 क्वेश्चंस होंगे जस्ट विद इन 3 आवर्स। डरा नहीं रही हूं, आपको ये बताना चाह रही हूं कि बेटे डे 1 से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हाउ यू हैव टू सॉल्व 9 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स। और आपके पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें एमसीक्यूज होते हैं। और जो सेक्शन बी है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने हो गए? 9। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं? 5 होंगे। और सेक्शन बी में आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे? 4 होंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, जो सेक्शन ए में वो पूछेगा। और सेक्शन ए और बी में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वो 100 मार्क्स की इक्वल डिवीजन करता है। सेक्शन बी थोड़ा सा डिटेल्ड और थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सेक्शन बी में जरा वो सेक्शन ए में हाथ हौला रखता है।
ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब आते हैं बुक की तरफ। बेटे बुक के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी, एक्स्ट्रा अगर आपके पास बुक्स हैं ये किसी और ऑथर की, पब्लिशर की पढ़ना चाहो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी और क्लास में भी मैं ICAP की ही जो खुद की पब्लिश्ड बुक्स हैं वो ही रिकमेंड करती हूँ। बाकी ऑथर्स या पब्लिशर की बुक्स को देखोगे उसमें हाँ क्वेश्चंस बड़े इजी दिए हुए, इजी टू अंडरस्टैंड है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप पास पेपर्स उठा के देखोगे ICAP का एग्जामिनर इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं देता। ICAP ने जब भी क्वेश्चन देना है उसके क्वेश्चन का फॉर्मेट वही होगा जो ICAP की खुद की बुक्स में, बल्कि ये थोड़ा सा सिलेबस कवर अप हो जाए तो उसके बाद मैं कुछ पास पेपर्स आपको दिखाऊंगी। अभी लास्ट अटेम्प्ट में उसने, वैसे ICAP में इतना होता कम है, लेकिन उसने लास्ट अटेम्प्ट में बेटे क्या किया हुआ था, अपनी ही बुक का NPO का एक क्वेश्चन 100% कॉपी पेस्ट कर दिया था, फिगर्स भी नहीं चेंज करी। लेकिन ICAP के पास पेपर्स फार 1 के आप उठा के देखो, हमेशा ICAP ने पेपर का पैटर्न वही रखना है और टफनेस लेवल भी वही रखना है जो उसकी खुद की बुक में। बस आपको करना क्या है, ICAP की बुक को 100% कवर अप कर। ये आपका कैप 1 ऐसा स्टार्ट हो गया भाई, इसमें प्रैक्टिस बेटे आपको ना PRC से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका इंस्टीट्यूट, आपका टीचर आपको हेल्प करेगा। जो जो टॉपिक्स भी हैं वो आपको क्लास में भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और आपको होम असाइनमेंट जब टीचर को फील होगा कि अब आप इतने, देखो एकदम से PRC लेवल से कैफ लेवल पे आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इट्स माय प्रॉमिस कि इसको आपको आसान बनाऊंगी। हम बुक्स की टेक्निकल लैंग्वेज को कम यूज़ करेंगे, स्टार्ट में इजी क्वेश्चन से चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, इजी करेंगे, फिर बुक की लैंग्वेज की तरफ चलेंगे और उसके ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो टॉपिक है क्लास में चल रहा है, क्लास के साथ साथ 100% उसको प्रिपेयर करके टेस्ट में अपीयर होकर सेटिस्फाइड कर। प्रॉमिस? हाँ जी, ऐसा करेंगे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। ICAP की ही पब्लिश्ड बुक एज अर्ली एज पॉसिबल आप सब स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। बुक का पैटर्न मैं अभी फिलहाल ऑप्ट नहीं कर रही, मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा बाकी टीचर से, बुक का जो सिमेट्री है, सीक्वेंस दिया हुआ इंडेक्स का, मैं उसे थोड़ा सा चेंज पढ़ाती हूँ। स्टार्ट में मैंने कोशिश ये करनी होती है कि एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया जाए जिसका टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अभी अभी स्विच ओवर किए हो आप, PRC से कैफ की तरफ आए हो, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे। ओके जनाब, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा ये मैनुअली नहीं होता, नो, पॉज करो, देखो इसको चेक करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटे एरर्स क्या हैं? मिस्टेक्स। आपका अकाउंटिंग सिस्टम बेटे मैनुअल हो या कंप्यूटराइज्ड हो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में भी डाटा एंट्री तो ह्यूमन बीइंग ने ही करनी है ना, और ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स हो जाती हैं। मोबाइल हम ऑपरेट करते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते हुए बड़ी दफ़ा होता है कि डिजिट हमने 5 प्रेस करना होता है, हमसे 3 हो जाता है, 7 हो जाता है, हमने 1100 लिखना हो, हमसे 1000 टाइप हो जाता है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती। इसी तरह आपके अकाउंटेंट से बेटे ये एरर्स हो जाते हैं, ये मिस्टेक्स हो जाती। अब मिस्टेक्स और एरर्स हो गए, कॉमन लाइफ की तरह हमारे अकाउंटेंट के पास अगर वो मैनुअल काम कर रहा है तो हम उसको इरेजर या वाइटो नहीं देते। वो कंप्यूटराइज्ड काम कर रहा है तो बेटे उसके पास एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। एक दफा मिस्टेक हो गई, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, उसकी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होती है, और फिर जो एरर्स हो जाते हैं हम उन्हें करेक्ट करते हैं, और करेक्शन प्रोसीजर भी एक एंट्री के थ्रू ही किया जाता है, और करेक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। करेक्शन प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते हैं जो जस्ट लाइक जर्नल एंट्रीज होती।
हम उन जर्नल एंट्रीज जिनका पर्पस क्या होता है एरर्स को करेक्ट करना, उन एरर्स को हम क्या नाम देते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना और जर्नल एंट्रीज के थ्रू उनको करेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन कैसे की जाए ये बाद में बात करते हैं, पहले हमारे पास बेटे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एरर्स होते कौन कौन से और क्यों होते हैं। जब ये हमारे सामने रीजन होगी तो हम इजीली रीजन को आइडेंटिफाई करके मिस्टेक को हाईलाइट करके इजीली हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स की बेटे कौन कौन सी टाइप्स हैं? ट्रांसपोजिशन एरर्स, साइलेंट प्लीज, ओमिशन एरर्स, कमीशन एरर्स, errors of principles, complete reversal, and compensation errors। चलें जी वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर्स को इसके अलावा बेटे हम बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री एरर्स, या इसके अलावा इसको कॉल किया जाता है अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट इश्यूज। ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स इनके लिए यूज होते हैं। अब ये ट्रांसपोजिशन होता क्या है? ये वैल्यूज से रेलिवेंट होता है। देखो फर्ज कीजिए क्रेडिट सेल्स हैं हमारे पास 5,000 रुपीज की। आप मुझे बताइए पीआरसी में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना आप सीख कर आए हो। बताइए कैसे रिकॉर्ड करना सीख कर आए हो? डेबिट किसको करते हैं? इस क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करते हो और सेल्स अकाउंट को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। अब भाई 5,000 की फिगर थी लेकिन मिस्टेकनली मैंने इसको क्या लिख दिया? 500 लिख दिया, एक जीरो मैंने कम कर दिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या? आपने 5,000 इसको रिकॉर्ड करना था। बेटे जब मैं बोल रही हूँ लेक्चर दे रही हूँ आपने लिखना नहीं है, गौर से मेरी बात को सुनना है, समझना है। ये मैं प्रैक्टिस अपनी हर क्लास में फॉलो करवाती हूँ, आपने भी यही काम करना है। स्टूडेंट की ना अटेंशन डिवाइड हो जाती है। आपने तवज्जो से मेरी बात को सुनना है, समझना है। कॉपी का यूज़ क्लास में नहीं करना। व्हाइट बोर्ड का जब मेरा एक पेज कंप्लीट हो जाता है मैं स्टूडेंट से कहती हूँ बेटा इसकी पिक ले लीजिए, पिक लेकर घर जाना है। घर जाके आपने अलग से फार1 का रजिस्टर बनाना है, डेली का लेक्चर उस पर लिखना है, डबलिंग हो जाएगी। क्लास में भी सुना हुआ होगा आपने, समझा होगा, घर जाके आप उसको रीराइट करोगे तो डेली का काम आपका डेली कंपाइल भी होता जाएगा, रिवीजन भी होती जाएगी। और अटेंशन बड़ी दफ़ा हम स्टूडेंट थे ना, टीचर बोल रहा है हम लिख रहे, अभी पहली बात लिख रहे होते थे, टीचर ने अगली बात समझा दी, वो स्किप हो जाती थी, थर्ड सुन ली, फोर्थ स्किप हो जाती है। ऐसा प्रॉब्लम होता है, ह्यूमन लिमिटेशंस होती है। चलें जनाब सुनिए, आपने क्रेडिट बेसिस पे चीज़ों को सेल किया, करेक्ट फिगर थी आपके पास 5,000 लेकिन मिस्टेकनली आपने जीरो कम लिख दिया। आपने 500 से सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया, आपने 4,500 से अपनी सेल्स को कम रिकॉर्ड किया, ये आपसे मिस्टेक हो गई। अब वो मिस्टेक हाईलाइट हो गई और आपसे कहा जाए कि इसको करेक्ट कीजिए और एक रेक्टिफाइंग एंट्री इस तरह पास कीजिए कि जो एरर है उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए?
4500 से आपके रिसीवेबल भी कम रिकॉर्ड हैं और 4500 से आपकी क्रेडिट सेल्स भी कम रिकॉर्ड हैं। उसे 5000 के बैलेंस तक कैसे लेकर जाओगे? आप 4500 से मजीद अपने रिसीवेबल को भी रिकॉर्ड करोगे और सेल्स को भी रिकॉर्ड करोगे। 4500 रिसीवेबल आपका डेबिट होगा, 500 से वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। जब ये फिगर ऐड होगी तो आपका रिसीवेबल करेक्ट बैलेंस पे पहुंच जाएगा और वो कितना है? 5000। सेल्स भी आपकी 4500 से कम रिकॉर्ड थी, आपने 4500 से उसको मजीद रिकॉर्ड किया, आपका सेल्स का जो फिगर है वो भी एग्जैक्ट वैल्यू 5000 पे पहुंच जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई आपको एंट्री करनी चाहिए थी 5000 से, आपने ये एंट्री पास कर दी 50,000 से। अब क्या हुआ? पहले अंडरकास्टिंग थी और अब क्या हुई? ओवरकास्टिंग हो गई। अब ओवरकास्टिंग को कैसे करेक्ट करते हैं? देखो, अंडरकास्टिंग को कैसे करेक्ट करते हैं? डेबिट अंडरकास्ट हो तो मजीद डेबिट करते हैं, क्रेडिट अंडरकास्ट हो तो मजीद क्रेडिट करते हैं। ओवरकास्ट में करेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए। डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। और क्रेडिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, उसको क्या करोगे? डेबिट। तो बताइए, अगर आपके पास ये मिस्टेक हो तो इसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए हमें? आप रिवर्स कर दोगे। आप क्या करोगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट करोगे और रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से करोगे भाई? 45,000 से। एनी क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ पे बेटे? आगे बढ़ते हैं भाई। इसको ट्रांसपोजिशन एरर क्यों कहते हैं? चलें, मैं यही वाली मिस्टेक को आगे कैरी ऑन करती हूँ कि भाई हमने 5000 की गुड्स सेल करी थी, बल्कि हम इसकी करेक्ट फिगर्स फॉर द टाइम बीइंग सपोज कर लेते हैं कि करेक्ट अमाउंट थी 534। लेकिन हमने जब इसको रिकॉर्ड किया, डेबिट क्रेडिट की मिस्टेक तो नहीं की, हमने मिस्टेक क्या की? हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया 543 से। डिजिट्स वही हैं, इसमें भी कौन कौन से डिजिट्स हैं? 534, इसमें भी 534 है, लेकिन उन डिजिट्स की पोजीशन चेंज हो गई। देखो, इस एरर का मैंने एक पहला नाम क्या लिखा है? ट्रांसपोजिशन। डिजिट्स वही हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो गई, और उनकी पोजीशन के चेंज होने से क्या होगा? डेफिनेटली यही प्रॉब्लम होगा, या अंडरकास्ट का प्रॉब्लम होगा या फिर ओवरकास्ट का प्रॉब्लम होगा। तो भाई अंडरकास्ट का इशू होगा या ओवरकास्ट का इशू होगा, आप देखो इशू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इसको रेक्टिफाई कर लो। ज्यादा डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दो। ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दो। कम डेबिट हो गया और डेबिट कर दें, कम क्रेडिट हो गया और क्रेडिट कर दें। इजी है। चलो मुझे बताओ, जब मैं 534 की अमाउंट को रॉन्गली क्या लिख दिया? 543, ये ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है? ओवरकास्ट है। तो ओवरकास्ट की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करोगे? रिवर्स कर दोगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे और रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? आपकी करेक्ट और रॉन्ग फिगर के दरमियान में जो डिफरेंस है, उतनी अमाउंट से आपने क्या करना है? रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दे। तो ये आपकी एरर की फर्स्ट कैटेगरी, ट्रांसपोजिशन एरर। समटाइम डिजिट्स वही होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन के चेंज हो जाने की वजह से, जीरो कम ज्यादा लिख देने की वजह से अंडर ओवरकास्ट के इश्यूज आ जाते हैं। तो उनको हमने यूं रेक्टिफाई करना है। उसके बाद है, देखो बेटे, आपके पास हैं, नेक्स्ट में आते हैं ओमिशन एरर्स। जी बेटे, ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल गए, आपने एंट्री ही नहीं पास की, आपने चीज बेची, एंट्री पास नहीं की। रेक्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए? शुड पास दी एंट्री। आपने 5000 की चीजें बेची, आप एंट्री पास करना भूल गए, रेक्टिफिकेशन क्या होगी? क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर दीजिए, रिसीवेबल टू सेल्स। आप सेल्स रिटर्न्स को रिकॉर्ड करना भूल गए, बताइए कैसे रिकॉर्ड करोगे? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना भूल गए, कैसे रिकॉर्ड करोगे? परचेजेस को डेबिट करोगे और पेएबल्स को क्रेडिट करोगे।
परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड करना भूल गए, पेबल्स को डेबिट करोगे और परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करोगे। अच्छा मुझे याद करवाइए, रिटर्न्स इनवर्ड किसे कहा करते थे? सेल्स रिटर्न्स को। और रिटर्न्स आउटवर्ड किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न्स को। सेल्स का और परचेज रिटर्न्स का बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। परचेजेस का और सेल्स रिटर्न्स का बिहेवियर क्या होता है? डेबिट होता है। चलो उसके बाद चलते हैं भाई, कमीशन एरर क्या होते हैं। अभी ये मैं डिटेल में नहीं करवा रही, बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं हम इनका। अकाउंटिंग के कितने पिलर्स होते हैं? आईटीए में पढ़े में ना 5 पिलर्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जिन्हें बोलते हैं। वो 5 कौन कौन से होते हैं? शाबाश, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ऐसा है। अच्छा अब कमीशन एरर में होता क्या है? अच्छा फर्दर बल्कि एक और इसमें पॉइंट ऐड करें, फिर आपको बताते हैं कि इस एरर में क्या होता है। क्या एसेट एक कैटेगरी के होते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज के? बहुत सारे कैटेगरीज के एसेट। आपके पहली फर्स्ट कैटेगरी डिवीजन आती है नॉन करंट एंड करंट। अभी तक मेरा ख्याल आपने इतना ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे फिर नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं, इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल। फर्दर कैटेगरीज भी आप फार 1 में आके पढ़ोगे। फिर उसके बाद करंट एसेट की तरफ चलें तो भाई परमानेंट करंट एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स होते हैं, ये भी पढ़ेंगे ऑनवर्ड। फिर इसी तरह लायबिलिटीज की बात करें, क्या लायबिलिटी सिंगल कैटेगरी की होती है? मुख्तलिफ कैटेगरीज की होती है ना। आपकी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, आपकी लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस आपने पढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट। क्या सारे के सारे एक्सपेंसेस कैपिटल होते हैं? नहीं। तो फिर बताइए कैसे डिफाइन करोगे? आपने पढ़ा हुआ है कि नॉन करंट एसेट को परचेज करने से लेकर यूजेबल कंडीशन तक लाने के जितने भी इनिशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कैपिटलाइज्ड होते हैं। और नॉन करंट एसेट एक दफा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद के एक्सपेंडिचर्स कैपिटल भी हो सकते हैं और रेवेन्यू भी। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? अगर नॉन करंट एसेट को यूज करने के बाद के एक्सपेंडिचर्स ने नॉन करंट एसेट की बेटे एफिशिएंसी बढ़ा दी, वो कैपिटल। और अगर नॉन करंट एसेट्स की एफिशिएंसी उनकी वजह से मेंटेन हुई, एक्सपेंडिचर। तो एक और बात बताइए, ये कैपिटलाइजेशन मींस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। अब नॉन करंट एसेट कहाँ है? बैलेंस शीट में। तो नॉन करंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो नॉन करंट एसेट में बैलेंस शीट में जाके नॉन करंट एसेट्स में ऐड हो जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का क्या करते हैं? वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनते, वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाते। ये चीजें पढ़ी नहीं ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमेशा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट बनते। अच्छा जब आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सम टाइम आइडेंटिफिकेशन हमसे करेक्ट नहीं हो पाती। बड़ी दफा स्टार्ट में ऐसा हुआ होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस को आपने कैपिटल एक्सपेंस का नाम दे दिया होगा, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस का नाम दे दिया होगा। ऐसी मिस्टेक हुई होगी, ऐसी अकाउंटेंट से भी हो जाती। फिर इसके अलावा मिस्टेक क्या हुई होगी? बहुत सारे आईटीए में उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स देकर आपसे पूछा होगा कि बताओ इसमें से फाइनेंस कॉस्ट कौन सी है, इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी है, सेलिंग एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सी है, एचआर कॉस्ट कौन सी है। इसकी क्लासिफिकेशन में भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है। सेलिंग एंड मार्केटिंग का एक्सपेंस हो, हम उसको गलती से फाइनेंस कॉस्ट कह दें, फाइनेंस कॉस्ट गलती से एडमिन कॉस्ट की कैटेगरी में चली जाए। ऐसी मिस्टेक्स हो जाया करती। कभी कोड्स सुने? ये कोडिंग सिस्टम क्या होता है? जब आप कंप्यूटराइज्ड काम करते हो बार बार थोड़ी टाइप करोगे इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट में ये लैंड एंड बिल्डिंग, इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखोगे, सीनियर ने फारे करना, जाओ भाई साहब इतना टाइम नहीं है। कोडिंग सिस्टम क्या होते हैं बेटे? कोडिंग सिस्टम ये होते हैं जिस तरह आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो, कॉलेज में एडमिशन लिया, आपकी यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई, आपको स्कैंस ने एक आईडी अलॉट किया,
आपकी आई कैप में रजिस्ट्रेशन हुई, आई कैप ने आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया, वो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो रहा है, जो रोल नंबर असाइन हो रहा है, वो कोड है। अकाउंटिंग में ऐसे ही है। चलो कोडिंग सिस्टम और आसान बनाते हैं आपके लिए। जब आपने स्टार्ट में जर्नल और लेजर पढ़ा होगा, आपको टीचर ने जर्नल का फॉर्मेट क्या करवाया होगा? उन्होंने कहा होगा जर्नल का फॉर्मेट होता है, सबसे पहला कॉलम किस चीज का होता है? डेट होता है ना बेटे। उसके बाद पर्टिकुलर्स कह दें, रेफरेंसेस कह दें, अकाउंट टाइटल लिख दें, कुछ भी लिख दें, फिर उसके बाद एक कॉलम होता है। नहीं, डेबिट क्रेडिट से पहले, इन अमाउंट के कॉलम से पहले एक कॉलम होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब क्या होता है? लेजर का रेफरेंस नंबर। अकाउंटिंग में पहली एंट्री, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेकर आया बिजनेस में, आपने जर्नल में एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश को कोड नंबर 1 असाइन किया। आपकी जर्नल की बुक में हर जब नया लेजर ओपन होता है, जिस तरह हर स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है उसको एक यूनिक रोल नंबर असाइन किया जाता है, अकाउंटिंग में हर लेजर को एक यूनिक रेफरेंस नंबर असाइन किया जाता है और वो सीक्वेंस में होते हैं। कैश को आपने रेफरेंस नंबर दिया 1, कैपिटल को रेफरेंस नंबर दिया 2, अगली एंट्री पे गए, ऑनर ने कर्जा लिया, पैसे आए, कैश को डेबिट किया, लोन को क्रेडिट किया, कैश को ऑलरेडी आप कोड असाइन कर चुके हो 1। अब पूरी अकाउंटिंग में कहीं पे भी कैश आएगा, उसके साथ उसका लेजर रेफरेंस नंबर, कोड नंबर क्या आएगा? 1। कैपिटल को कोड नंबर 2 आप असाइन कर चुके हो। अब उसके बाद जो नया अकाउंट ओपन होगा जर्नल में, उसको नेक्स्ट रेफरेंस नंबर आपने अलॉट करना है। तो लोन को कौन सा कोड असाइन करेंगे? 3। आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, एंट्री पास करोगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और पैसे दे दिए, कैश को क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग, एक और नया अकाउंट ओपन हो गया, इसको अगला कोड नंबर असाइन कर दो, क्या? 4। कैश क्रेडिट, उसको ऑलरेडी कोड असाइन हो चुका 1, उसका वही रहेगा। आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, हर जगह आपको जो एक रोल नंबर असाइन हो चुका, हर सब्जेक्ट की अटेंडेंस शीट में वही कोड मार्क करोगे, ऐसा है। इसी तरह अकाउंटिंग में बेटे होता क्या है, जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं उनको एक यूनिक कोड असाइन कर दिया जाता है। अब जब अकाउंटेंट ने सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, जब डाटा एंट्री करनी है, उसने ये टाइप नहीं करना होता रिसीवेबल, सेल्स, परचेजेस, उसको कोडिंग सिस्टम की एक लिस्ट दे दी जाती है, याद हो जाते हैं कोड्स, उसने लिखना है, कंप्यूटर में एंटर करना है 1 टाइप किया, कैश की सारी डिटेल आ गई, 2 एंटर किया, कैपिटल की सारी डिटेल आ गई, 3 एंटर किया, लोन की सारी डिटेल आ गई, 4 एंटर किया, लैंड एंड बिल्डिंग की सारी डिटेल आ गई। अब वहां पे मिस्टेक्स क्या हो जाती है? मुझे भूल गया, मुझे लगा कैश का कोड 2 है, ऑनर इन्वेस्टमेंट लेकर आया, एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश को मैंने कोड असाइन किया था 1, कैपिटल को कोड असाइन किया था 2, मुझे उल्टा याद रहा, मैंने कहा शायद कैपिटल का 1 है और कैश का क्या है? 2 है, मैंने गलत कोड एंटर किया, एंट्री रिवर्स हो गई। इनसे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मिस्टेकनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो वो गलती से एडमिन कॉस्ट चली जाती है, फाइनेंस कॉस्ट में चली गई, HR कॉस्ट में चली जाती है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। और ये जो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, इनको या हम बोलते हैं कमीशन एरर्स या फिर क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर्स। इन दोनों में फर्क क्या है? कमीशन एरर में एक वक्त में एक मिस्टेक होती है, अकाउंट टाइटल की गलती होती है, रॉन्ग अकाउंट टाइटल बट करेक्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंट। देखो मैं आपको एग्जांपल्स देती हूं। सैलरी का एक्सपेंस था, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया एज रेंट एक्सपेंस। क्या अकाउंट टाइटल की गलती हुई? यस। लेकिन आपका जो करेक्ट अकाउंट टाइटल था वो भी एक्सपेंस का एलिमेंट था, और आपका जो रॉन्ग अकाउंट टाइटल है वो भी एक्सपेंस है। आपकी एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती नहीं हुई, सिर्फ अकाउंट टाइटल रॉन्ग हो गया। तो ये एरर कौन सा कहलाएगा? कमीशन।
आपका एसेट था लैंड एंड बिल्डिंग, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया एज प्लांट एंड मशीनरी। अकाउंट टाइटल गलत है, यस, लेकिन ये भी नॉन करंट एसेट है और ये भी नॉन करंट एसेट है। एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती नहीं हुई, एसेट एसेट में ही रहा, एक्सपेंस एक्सपेंस में ही रहा, लायबिलिटी लायबिलिटी में ही रही, एलिमेंट की गलती नहीं हुई, सिर्फ अकाउंट टाइटल रॉन्ग हो गया, देन दिस एरर वुड बी कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, सॉरी एरर ऑफ कमीशन, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, कमीशन एरर। लेकिन अगर दोनों गलतियां हो गई एक साथ तो फिर उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर्स में क्या होता है, रॉन्ग अकाउंट टाइटल एंड रॉन्ग एलिमेंट ऑफ अकाउंट। आपका सैलरी का रेवेन्यू एक्सपेंस था, आपने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया एज फर्नीचर एंड फिक्सचर। अकाउंट टाइटल रॉन्ग, यस रॉन्ग। ये कौन सा एलिमेंट है, एक्सपेंस, ये कौन सा एलिमेंट है, एसेट, दोनों गलतियां हो गई। अकाउंट टाइटल तो रॉन्ग था ही था, एलिमेंट ऑफ अकाउंट की भी मिस्टेक हो गई, तो ये कौन सा एरर है, प्रिंसिपल। आपने रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस किया था प्लांट एंड मशीनरी पे, आप गलती से इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हुए नॉन करंट एसेट में ऐड कर दिया, कैपिटलाइजेशन कर दी, अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग, एलिमेंट भी रॉन्ग। इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया एज नॉन करंट एसेट, तो इसमें बेटे एलिमेंट की भी मिस्टेक हो गई, आपका अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग, आपका जो एलिमेंट था अकाउंटिंग का पिलर उसकी सिलेक्शन भी रॉन्ग, देन दिस एरर वुड बी कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या हुआ, मुश्किल तो नहीं? अब मुश्किल है, कहां से मुश्किल है बताइए, हम इसको मजीद आसान बनाते हैं। अभी सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, कोई मैं आपसे प्रॉमिस किया है कि भाई हमने चीजों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बना। जी बेटा, डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? अभी ये चीजें मेरा ख्याल है फाइनल अकाउंट का जो लास्ट आपने चैप्टर किया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहले आईटीए का पार्ट होता था, जब आईटीए कैफ 1 होता था, तब ये पीआरसी में नहीं होता था आईटीए का सब्जेक्ट, तब ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट होता था। लेकिन जब वो इसे कैफ पेपर 1 से उठा के ये फार 1 की जगह होता था, इसे पीआरसी में लेकर आए, तो उन्होंने ये चैप्टर तो निकाल दिया, लेकिन फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन आपको टीचर ने प्रैक्टिस करवाए होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसे छोटे मोटे एरर्स उन्होंने दिए होंगे। आज मैंने फार 1 की कोई बात नहीं की, ना मैंने कल करनी है, अभी मैंने आपका बेसिक आईटीए ही आपको याद करवाना, आपको जगाना है, ताकि मैं आपको फार 1 की तरफ लेकर चल। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, रूल बंद कीजिए बेटे इसको,